नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने से पहले आज आप लोगों की पढ़ाई के रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ा सा 5 मिनट की चर्चा करेंगे कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। इसके बाद हम लोग आज की क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम तो बिल्कुल एक सटीक रणनीति के तहत आपको हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड तैयार करवाते चल रहे हैं। आपको हमारी जो रणनीति है तैयारी करवाने की वो आपको पता चल गई होगी। हम आपको मतलब इस तरीके से तैयार करवा रहे हैं चीज़ें कि आपको देखिए पहले पीडीएफ के माध्यम से, फिर साथ में क्विज़ के माध्यम से और इसके बाद फिर लगातार वीडियोस के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब कुछ भी आपसे छूटा ना रह जाए और ऐसी कोई चीज़ ना हो कि पढ़ने के बावजूद भी आप उसको पेपर में ना कर पाएँ, ऐसी स्थिति ना आए। उसी स्थिति को ख़त्म करने के लिए मैं मैक्सिमम रिवीजन भी करवा रहा हूँ हर तरह से और मैक्सिमम आपको हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन बस मुझे इतना सा चीज नहीं समझ में आ रही है कि आप लोग मेहनत हमारे साथ लगातार कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आपसे। लेकिन अब मैं जैसे आपके लिए लगातार वीडियोस लेके आ रहा हूं, ठीक है, तो जो लोग पढ़ रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं बता रहे हमको। तो कम से कम हमें, अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं लगातार मैं वीडियोस के माध्यम से कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, तो कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया देखिए देना बहुत ज़रूरी होता है। कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें भी पता चले कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और उसमें हमें क्या और एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत है। तो सारी चीज़ें, इसलिए प्रतिक्रिया देना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ शांत मत रहें कि बस आपने वीडियो देख लिया, समझ में आ गया। अब इससे हम लोग का देखिए, हम लोग का क्या है, डिजिटली कम्युनिकेशन है। हम लोग का क्या है, डिजिटली कम्युनिकेशन है। ऑफलाइन क्लासेस तो है नहीं कि हम आपसे सामने पूछ लें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। कमेंट सेक्शन के माध्यम से सारी चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं। आपको कोई दिक्कत है, अगर टॉपिक में नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में बताइए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई। समझ में आ रहा है तो भी बताइए, तो इससे हमें पता चले कि हाँ, हम लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ उतनी ही तेज़ी से, उतनी ही अच्छे से मेहनत करते हुए चल रहे हैं। तो इसलिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें, जितने भी लोग वीडियो जरूर देखते हैं। वीडियो मैं सभी को कहूँगा कि वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। जिन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हम वीडियो लेकर आएंगे उन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और उन टॉपिक को पढ़ने के बावजूद भी लोग कर नहीं पाते हैं। यही रीजन होता है ना कर पाने का कि टॉपिक वही होता है, लेकिन क्वेश्चन उन्हीं में से हिडन क्वेश्चन निकाल के दे देगा और आप उन्हीं चीज़ों को फैक्ट में रट के बैठ जाओगे और वो चीज़ पढ़ने के बावजूद भी आप कर नहीं पाओगे। इसलिए वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी बात क्या है, आपको टॉपिक बिल्कुल इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको एक ही बार में वो बात आपके दिमाग में बन जाएगी उस टॉपिक से रिलेटेड। अब आप देखिए कि अभी हमारे साथ दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, अभी आगे चल के मुगल भी पढ़ाऊंगा मैं, तो देखिएगा सारी चीज़ें आपको कितने अच्छे से मध्यकालीन भारत समझ में आ जाएगा, इतिहास उसका। इसके बाद आप किसी भी पेपर में यूपीपीसीएस का, आरओ का तो आप कवर करेंगे ही करेंगे। अदर किसी भी पेपर में आपका इतिहास आता हो, आप देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं छूटेगा। इसलिए वीडियो को देखना है पूरा, हर जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं सभी को वीडियो देखना है और कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया देनी है। वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है तो भी प्रतिक्रिया देनी है। टॉपिक रिलेटेड कुछ समझने में दिक्कत हो रही है उसकी भी प्रतिक्रिया देनी है, लेकिन शांत नहीं रहना है। प्रतिक्रिया देना देखिए बहुत ही जरूरी है, इससे हमें भी पता चलता है और हम भी आपके लिए लगातार मोटिवेट होते हैं कि हाँ, स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, हम आपको लगातार पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं। इससे हमें भी लगता है कि आप हमारे साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इसलिए हम और मेहनत से जितना कर सकते हैं फिर आपके लिए करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट में देखिए प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी है, ठीक। अब आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने जैसा कि दिल्ली सल्तनत की क्लासेस स्टार्ट कर ली थी, तो उसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह और इल्तुतमिश तक अपना पूरा टॉपिक खत्म कर लिया था। अब इल्तुतमिश ही देख लीजिए, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसको मैंने पूरा एक क्लास में पूरा समझा दिया। अब इससे बाहर इल्तुतमिश से क्वेश्चन नहीं बन सकता पीसीएस लेवल तक की परीक्षा के लिए। कहीं भी आपको डिटेल में इतना एक जगह पर सिस्टमेटिक ढंग से कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैंने सारी आपको बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से बता दी, ठीक है। तो अब इल्तुतमिश के आगे की कहानी समझते हैं कि इल्तुतमिश के जो मृत्यु हो जाती है अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश की, उसके बाद कौन कौन से शासक आए, कैसे कैसे शासकों ने शासन किया, ठीक है। तो इल्तुतमिश के बाद की कहानी समझते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए इल्तुतमिश की मृत्यु जो हो जाती है, अंतिम अभियान जो इल्तुतमिश का होता है वो मैंने बताया था बामियान में होता है अंतिम अभियान इल्तुतमिश का, जहां पर वो बीमार पड़ता है और उसके बाद बीच से ही वो अभियान छोड़कर दिल्ली वापस आ जाता है और दिल्ली में उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है बीमारी की वजह से। बामियान मैंने बताया था अफगानिस्तान से सटा हुआ एरिया, ठीक है। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद देखिए कौन कौन से शासक आते हैं दिल्ली सल्तनत में। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद क्या होता है, अब उसके बाद समझते हैं। अब इस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से चीज़ों को समझेंगे ना तो चीज़ें आपको हिस्ट्री में बिल्कुल याद हो जाएंगी क्रोनोलॉजी के क्रम में। वरना लोगों के लिए ईयर याद करना कठिन हो जाता है, लेकिन जब आप एक पूरी कहानी की तरह ईयर को पूरा सिस्टमैटिक ढंग से समझे रहेंगे तो फिर वो ईयर में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कहीं से भी क्वेश्चन बीच से भी घुमा के पूछेगा आप उसका आंसर दे दोगे सही, ठीक है। तो इल्तुतमिश की देखिए मृत्यु होती है, तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इल्तुतमिश का पुत्र होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। नाम तो पहले आप याद कीजिए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अब ये कैसे शासक बन जाता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था जो इल्तुतमिश था इसने ग्वालियर विजय के बाद जो 1231-32 की घटना होती है, रजिया को वहीं से इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो इल्तुतमिश के बाद तो रजिया को उत्तराधिकारी होना चाहिए था, रजिया को शासन संभालना चाहिए था, लेकिन इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो इसका पुत्र होता है वो क्यों शासन संभालता है, ठीक है। तो इसकी वजह ये होती है जब इसकी मृत्यु होती है इल्तुतमिश की, तो जो हमारे अमीर तुर्क लोग होते हैं, जो अमीर सरदार होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिनको अमीर बोलते हैं हमने आपको बताया तुर्क लोग हैं, वो करते क्या है, इस्लाम धर्म में देखिए, इस्लाम धर्म में जो बाबा जी लोग टाइप होते हैं, जो उलेमा लोग होते हैं। अब आज की डेट में जैसे देखा जाए कि उलेमा लोग जो थोड़े से नरम हैं, लेकिन पहले के उलेमा लोग तो बहुत ही कट्टर होते थे। वो मतलब कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को उतनी वैल्यू नहीं देते थे, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को उतनी वैल्यू नहीं देते थे। तो ये अमीर लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि इल्तुतमिश के बाद उनकी पुत्री रजिया जो बहुत ही योग्य है, उसके बावजूद भी वो शासन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे और दिल्ली सल्तनत का शासन व्यवस्था को ठीक करे। अमीरों को ये बात पसंद नहीं आई, तो अमीरों ने क्या किया, जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है अप्रैल 1236 में, तो अमीर जो है इसके एक रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसके पुत्र जो कि अयोग्य होता है पूरी तरीके से, कोई भी इनमें क्वालिटी नाम की चीज़ नहीं, कोई भी अपना मतलब कोई वो नहीं कि अपने पिताजी की बनी बनाई गद्दी मिल गई, इनको ये दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान घोषित कर देते हैं अमीर लोग मिलकर, ठीक है। अब इनकी कहानी के लिए अभी क्रोनोलॉजी में बता देता हूँ कौन कौन से शासक इसके बाद आएंगे, इसके बाद आप हम लोग की कहानी आगे मैं बताऊंगा एक एक के बारे में। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह आएगा, इसके बाद आएंगी हमारी रजिया सुल्ताना। अब इसके बाद देखिए रजिया सुल्ताना बनेंगी सुल्तान, तो इसके बाद आ जाएंगी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना के बाद रजिया का भाई बहराम शाह, बहराम शाह के बाद आएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। अब इस तरीके से कई बार क्रोनोलॉजी देखिए आप लिखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगी क्रोनोलॉजी, अलाउद्दीन, क्योंकि आप डिटेल में भी पढ़ रहे हैं और क्रोनोलॉजी याद भी हो जाएगी। अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके बाद आएगा हमारा नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। ये नासिरुद्दीन महमूद दूसरा है, जो इल्तुतमिश का पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, जिसका सुल्तानगढ़ी का मकबरा जिस पर मृत्यु पर बनाया गया था, जो भारत में बना हुआ प्रथम मकबरा था, उसकी मृत्यु तो 1229 में ऑलरेडी हो चुकी थी। इल्तुतमिश के काल के दौरान ही, शासन काल के दौरान ही इसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो इल्तुतमिश का दूसरा पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, और ये नासिरुद्दीन महमूद आगे चल के शासक बनेगा, ये दूसरा है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो देखिए ये क्रोनोलॉजी और नासिरुद्दीन महमूद के बाद आएगा बलबन। तो अभी फिलहाल इतनी क्रोनोलॉजी आप समझिए। अब इस क्रोनोलॉजी को बताया मैंने अभी यहाँ पर क्यों, उसका रीजन समझिए। इल्तुतमिश जो है मैंने आपको बताया था शमसी वंश की शुरुआत करता है, इल्तुतमिश जो होता है हमारा शमसी वंश की शुरुआत करता है और इलबरी तुर्क जाति संबंधित होता है। तो शमसी वंश
का अंतिम शासक कौन होता है, शमसी वंश से संबंधित अंतिम शासक कौन होता है? क्योंकि जब बलबन नासिरुद्दीन महमूद के बाद सुल्तान बनता है तब वो बलबनी वंश की स्थापना करता है, बलबनी वंश की स्थापना करता है। तो बलबन से पहले शासक निकल के आएगा नासिरुद्दीन महमूद। तो शमसी वंश का जो हमारा अंतिम शासक कौन होता है, संस्थापक शमसी वंश का तो इल्तुतमिश होता है। शमसी वंश का क्वेश्चन आएगा दिल्ली सल्तनत में, शमसी वंश का अंतिम सुल्तान कौन होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। इसलिए मैंने इतनी क्रोनोलॉजी आपको यहीं पर समझा दी। अब इसके बाद जो नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन बनेगा तो वो बलबनी वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, तो इसको अभी जब नासिरुद्दीन महमूद पढ़ेंगे तो आगे चल के हम इसके बारे में भी डिटेल में पूरा समझेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर इतना समझिए कि नासिरुद्दीन महमूद जो है अंतिम शासक होता है दिल्ली सल्तनत में, जो शमसी वंश का शासक होता है, अंतिम शासक। इसके बाद क्या होता है, जब अमीर तुर्क जो होते हैं हमारे दिल्ली सल्तनत में, रुकनुद्दीन फिरोज को ये लोग शासक बना देते हैं, इल्तुतमिश का जो पुत्र होता है। तो सबसे पहले इसके में 2 पॉइंट लिखिए। एक तो ये अयोग्य पुत्र होता है, अयोग्य पुत्र, कोई क्वालिटी नाम की इनकी चीज़ नहीं, बने बनाए राजगद्दी मिल गई लेकिन संभाल नहीं पाएंगे ये भाई साहब। अब कैसे नहीं संभाल पाएंगे वो बताता हूँ। अब रुकनुद्दीन फिरोज की माँ, रुकनुद्दीन फिरोज की माँ होती हैं, उनका नाम होता है शाह तुर्कान, शाह तुर्कान नाम होता है, शाह तुर्कान। रुकनुद्दीन फिरोज की माँ का नाम होता है शाह तुर्कान। अब शाह तुर्कान क्या था, जब शाह तुर्कान मतलब इल्तुतमिश की पत्नी, तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हमारी माँ हो गई। ठीक है, तो जब इल्तुतमिश जिंदा थे तब तो शाह तुर्कान रानी थी, तो जब तक रानी नहीं तब तक तो ये बिल्कुल मतलब चुपचाप रानी के पद पर बनी रही। कुछ इन्होंने बहुत हल्ला नहीं काटा, बहुत क्रूरता नहीं दिखाई शासन में, बिल्कुल भींगी बिल्ली बनी बैठी रही जब तक हमारे इल्तुतमिश जिंदा रहे। और जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तब ये राज रानी से राजमाता बन जाती हैं, क्योंकि इनके जो पुत्र हैं इल्तुतमिश के, शाह तुर्कान के जो हमारे पुत्र हैं रुकनुद्दीन फिरोज, इनको शासक बना दिया जाता है, सुल्तान बना दिया जाता है। तो ये शाह तुर्कान जो है हमारी रानी से राजमाता बन जाती हैं। तो जब बिल्कुल राजमाता बन जाती हैं तो ये अपनी बिल्कुल क्रूरता दिखाना स्टार्ट करती हैं। ये जो है अपनी शासन प्रशासन में क्रूरता दिखाना स्टार्ट करती हैं। तो क्रूरता से क्या होता है, अब ये क्रूरता किस पर दिखा रही है शासन प्रशासन में, तो अमीर वर्ग बैठा हुआ है, तुर्क अमीर लोग बैठे हुए हैं जो शासन प्रशासन को चला रहे हैं। ठीक है, तो उन पर क्रूरता दिखाना स्टार्ट करती हैं ये शाह तुर्कान। तो जब अमीर लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि पूरी तरह से क्रूर हो जाती हैं, पूरी अपनी मनमानी करने लगती हैं, क्योंकि अब ये सोचती हैं कि अब तो हमारा बेटा सुल्तान है, बन गया है, अब हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। लेकिन जब इल्तुतमिश की पत्नी थी तो इल्तुतमिश इन पर थोड़ा सा शिकंजा बना के रखते होंगे, थोड़ा दब के रहती होंगी, डरती होंगी उनसे। मतलब जब तक वो जिंदा रहे तब तक थोड़ा सा उन्होंने उनके कंट्रोल में रही, और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तुरंत इन्होंने अपना पावर दिखाना चालू हुआ, क्रूरता, बिल्कुल क्रूरता शासन राज सिंहासन में पूरा दिखाना इन्होंने स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया तो अमीर वर्ग जो है पूरी तरह से इनके विरोध में खड़ा हो गया, पूरी तरह से इनके खिलाफ विरोध होने लगा। इसी विरोध का फायदा उठाते हुए, इसी विरोध का, अमीर लोग तो विरोध कर ही रहा था, तो इसी विरोध का फायदा उठाते हुए रजिया क्या करती हैं, रजिया सुल्ताना तो मौके की तलाश में बैठी थी कि कोई ऐसी घटना घटे कि हम दिल्ली की जनता को, दिल्ली की सेना को अपने फेवर में कर लें और रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटा दें और खुद सुल्तान बन जाएं। क्योंकि इनको तो ऑलरेडी इल्तुतमिश उत्तराधिकारी अपने पहले ही घोषित कर चुके थे, लेकिन उलेमा वर्ग की वजह से रजिया को सुल्तान नहीं बनाया गया। उलेमाओं ने और तुर्कों ने, अमीरों ने, जो इनके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को ही बना दिया। तो जब शाह तुर्कान और इनके पुत्र के खिलाफ पूरा अमीर वर्ग हो जाता है तो रजिया क्या करती हैं, एक दिन शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहन के, शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहन के दिल्ली की जनता के सामने, दिल्ली की सेना के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, और कहती हैं कि हमारे पिताजी यही ना चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद मैं उत्तराधिकारी बनूं। फिर वो अपने पिताजी की जो जितने उन्होंने अच्छे काम किए थे दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की सेना के लिए, वो सारे उनके प्रीवियस वर्क उनको याद दिलाती हैं कि आप लोगों के लिए हमारे पिताजी ने ये चीज़ें करी, वो चीज़ें करी, सारा चीज़ याद दिलाती हैं। और उसके बावजूद भी आप लोग उनकी आखिरी इच्छा को पूरा नहीं कर सके। और आखिरी इच्छा कहने का मतलब यही उनका कि हम जो पिताजी थे हमारे, उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि वो हमको उत्तराधिकारी घोषित कर गए थे, लेकिन आप लोग उनकी आखिरी इच्छा को पूरा नहीं कर पाए। तो जो विद्रोह तुर्क अमीर लोग थे, विद्रोह इनके खिलाफ कर रहे थे, और भड़क उठते हैं, और भड़क उठते हैं, दिल्ली की जनता भड़क उठती है। ठीक है, दिल्ली की जनता भड़क उठती है, दिल्ली की सेना भड़क उठती है, अमीर लोग भड़क उठते हैं इनके खिलाफ, शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के खिलाफ। तो जब भड़कती है तो इनकी नवंबर
रुकनुद्दीन फिरोज की और इनकी मां शाह तुर्कान की नवंबर 1236 में हत्या कर दी जाती है। इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। तो देखिए कितने कम समय तक के लिए शासन रहे। अप्रैल 1236 में इनको राज सिंहासन मिलता है और नवंबर 1236 में इनकी हत्या कर दी जाती है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की भी और शाह तुर्कान की भी, दोनों की हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ से रुकनुद्दीन फिरोज की देखिए कहानी खत्म और इसके बाद रजिया की कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो रजिया नवंबर 1236 में राज सिंहासन पर इनको बैठा दिया जाता है। लेकिन इनके फेवर में रजिया के जो राज सिंहासन पर पहली बार इनको सुल्तान बनाने के लिए दिल्ली की जनता ने फैसला लिया था और दिल्ली की सेना ने फैसला लिया था। इस बात को मेरे बार बार सुनिएगा जो मैं लाइन बोल रहा हूँ, केवल दिल्ली की जनता, केवल दिल्ली की सेना ने इनके फैसले पर पहली बार निर्णय लिया था किसी को सुल्तान बनाने के लिए। अन्य प्रांतीय सरदार और अन्य तुर्क लोग तो विरोध में ही थे, क्योंकि वो तो इस्लाम धर्म में महिलाओं को अगर शासन प्रशासन में जगह दी जाए तो वो इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, वो इस्लाम धर्म के विरुद्ध था उस समय। ठीक है, तो वो उलेमा वर्ग तो नहीं चाहता था। लेकिन दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की सेना ने पहली बार राज सिंहासन के निर्णय पर निर्णय लिया और इनके रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या हो जाती है, माँ इनकी शाह तुर्कान की हत्या हो जाती है और रजिया सुल्ताना को राज सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। नवंबर 1236 में इनका काल चालू होता है और 1240 तक, 1236 नवंबर 1236 से इनका स्टार्ट होता है काल और 1240 तक इनका शासन का काल चलता है। तो अब रजिया सुल्ताना के बारे में डिटेल में देखते हैं आगे से। तो अब रजिया के बारे में समझते हैं कि रजिया के शासनकाल के दौरान क्या क्या हुआ। तो रजिया सुल्ताना इनका समय कब से कब तक चलता है? रजिया सुल्ताना का इनका समय है 1236 से लेके 1240 तक। नवंबर 1236 में दिल्ली गद्दी पर बैठती हैं और 1240 तक इनका शासन प्रशासन चलता है। ठीक है, अब रजिया जो शासका तो बन गई रजिया, ठीक है, तो उनके पिताजी की जो इच्छा थी वो तो पूरी हो गई। लेकिन रजिया के शासन प्रशासन में उनको सुल्तान बनाने में जो शासका इनको बनाया गया, दिल्ली सल्तनत गद्दी में बैठाया गया, उसमें दिल्ली की जनता ने फैसला लिया था, दिल्ली की सेना ने फैसला लिया था। तो केवल दिल्ली की सेना और दिल्ली की जनता तो इनके फेवर में थी, लेकिन जो अन्य प्रांतीय सरदार थे, जो अलग अलग जो प्रांत के सरदार थे, अलग अलग तुर्क अमीर थे, जैसे लाहौर के, जो अलग अलग क्षेत्रों के थे, वो इनके फेवर में नहीं थे, वो इनके फेवर में नहीं थे। और जब ये सुल्तान बनती हैं तो इन्होंने कुछ काम ऐसे किए कि इनसे भी अमीर वर्ग पूरी तरह से नाराज होने लगा, उलेमा वर्ग भी नाराज होने लगा, प्रांतीय सरदार लोग तो पहले से ही नाराज थे। ठीक है, इन्होंने कुछ काम किया। अब काम क्या क्या किया? रजिया जो है सुल्तान बनती है तो सबसे पहले रजिया के लिए देखिए एक चीज़, एक क्वेश्चन यहाँ से पहले निकल के आएगा हिडन वाला, मैं बता देता हूँ। रजिया के लिए सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए, भारत की रजिया जो है भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका अगर पूछा जाएगा तो आंसर होगा रजिया सुल्ताना। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्ताना। ठीक है, इसके बाद पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत की, क्वेश्चन को देखिए घुमा घुमा के ही पूछेगा, क्वेश्चन को घुमा घुमा के ही पूछेगा। दिल्ली सल्तनत की प्रथम या अंतिम शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम शासिका अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो भी उसका डायरेक्टली आंसर होगा रजिया सुल्ताना। तो भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना। दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम शासिका कौन थी? उसका भी आंसर हो जाएगा रजिया सुल्ताना। ठीक, अब रजिया सुल्ताना जब शासिका बन जाती हैं नवंबर 1236 में, तो इन्होंने कुछ ऐसे काम करना स्टार्ट किया जिनके खिलाफ अमीर वर्ग हो गया, प्रांतीय सरदार हो गए, उलेमा वर्ग भी इनके विरोध में चला गया, चारों तरफ इनका पूरी तरह से विरोध होने लगा इनके शासन गद्दी पर बैठने के बाद। अब क्या क्या इन्होंने काम किया ऐसे, तो देखिए पहला काम रजिया ने सिंहासन पर बैठने के बाद क्या किया?
जो भी दिल्ली सल्तनत की गद्दी का पावर था, सत्ता का जो भी पावर था, इन्होंने सुल्तान के हाथों में अर्थात अपने हाथों में केंद्रित करने का प्रयास किया। मतलब पहले जो आपको बताया हमने कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन जो है सुल्तान प्लस तुर्क अमीरों से मिलकर चलता था। तुर्क अमीरों की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी दिल्ली सल्तनत में, लेकिन जब ये शासिका बनी तो इन्होंने जो तुर्क अमीर लोग थे उनको भाव नहीं दिया और ये खुद पूरे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को अपने हाथों में केंद्रित करने का प्रयास किया। तो सत्ता को केंद्रित करने का प्रयास किया, सत्ता को केंद्रित करने का प्रयास किया। ठीक, सत्ता को जब ये केंद्रित करने का प्रयास किया तो इनसे जो पूरा अमीर वर्ग था, अमीर वर्गों की तो अब शासन प्रशासन में फिर पूछ ही नहीं रह गई, अब ये अपनी मनमानी करे जा रही हैं। तो सत्ता को जब इन्होंने केंद्रित करने का अपने हाथों में प्रयास किया, सुल्तान के हाथों में प्रयास किया, तो इनका पूरा अमीर वर्ग इनके खिलाफ हो गया। ठीक, तो पहला रीजन तो ये रहा, इन्होंने मनमानी जब अपनी स्टार्ट की। ठीक है, इसके बाद दूसरा रीजन ये रहा कि जब ये सत्ता में बैठी तो इनके सपोर्ट में केवल दिल्ली की जनता और दिल्ली की सेना खड़ी थी, अन्य प्रांतीय सरदार इनके विरोध में ही थे। तो शासन प्रशासन में इनको सपोर्ट नहीं था। शासिका बनने में सहयोग केवल किसका था? दिल्ली की जनता व सेना का। दिल्ली की जनता और सेना का इनका शासका बनने में सहयोग था। तो ऑलरेडी अंत प्रांतीय सरदार तो इनके पहले से ही विरोध में थे। देखिए, अमीर वर्ग तो पहले ही इनके विरोध में हो चुका था, सत्ता को इन्होंने एक जगह पर केंद्रित करने की कोशिश की। अब इसके बाद शासका बनने में जो इनका सहयोग केवल दिल्ली की जनता और सेना ने किया था, इनको शासका बनाने में केवल उसी ने निर्णय लिया था। तो जो अन्य प्रांत के सरदार लोग थे वो ऑलरेडी इनके पहले से ही विरोध में थे। तो यहाँ पर अन्य प्रांतीय सरदार तो पहले से ही विरोध में, अन्य प्रांतीय सरदार पहले से ही विरोध में, ठीक, विरोध में थे। इसके बाद तीसरा काम क्या किया रजिया ने? तो तीसरा काम इन्होंने ये किया कि शासन प्रशासन से सीधा संबंध स्थापित करने के लिए इन्होंने कुर्ता और पगड़ी धारण करना स्टार्ट कर दिया। तो जब ये काम किया तो इस्लाम धर्म में तो जो उलेमा वर्ग था, इस्लाम धर्म का जो उलेमा वर्ग था, बाबा जी टाइप लोग थे, वो पूरी तरह से नाराज हो गए। रजिया ने शासन प्रशासन से संबंध स्थापित करने के लिए सुचारू रूप से चलाया जा सके, इन्होंने मुस्लिम वस्त्र त्याग दिए और कुर्ता और पगड़ी धारण करना स्टार्ट कर दिया। तो ये मुस्लिम परंपरा के सीधा खिलाफ चला गया। तो तीसरा रीजन क्या हो गया? उलेमा वर्ग नाराज, उलेमा वर्ग नाराज, उलेमा वर्ग पूरी तरीके से नाराज। अब देखिए, सब इनका विरोध चालू हो गया। अमीर वर्ग तो ऑलरेडी नाराज हो गया था क्योंकि सत्ता को इन्होंने केंद्रित करने का प्रयास किया। अन्य प्रांतीय सरदार का तो इनको पहले से ही सहयोग नहीं था, केवल दिल्ली की जनता और दिल्ली की सेना का इनको सहयोग प्राप्त था। और उलेमा वर्ग भी इनसे नाराज हो गया पूरी तरीके से, क्योंकि इन्होंने तो अब रजिया तो पूरी इस्लामिक परंपराओं के विरोध में ही जाती हुई दिखती हैं। कुर्ता और पगड़ी धारण करना इन्होंने शुरू कर दिया शासन प्रशासन से संबंध स्थापित करने के लिए। और चौथा काम रजिया ने क्या किया? चौथा काम देख लीजिए रजिया ने और क्या कर दिया। चौथे काम में जो इन्होंने गैर तुर्क अमीरों की भी शासन प्रशासन में भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। पहले जो शासन प्रशासन में जो तुर्क अमीर लोग थे वही लोग उनको मुख्य पद दिए जाते थे, लेकिन रजिया ने क्या किया, जो दिल्ली सल्तनत में बड़े बड़े पद होते थे, तुर्कों को संतुलित करने के लिए, उन पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए, भाई कंट्रोल तो तभी हम उन पर बनाए रखेंगे ना जब उनका हम कंपटीटर ला के उनके सामने खड़े कर देंगे, तो लोग सामने वाले दबेंगे कि हाँ हमारा कंपटीटर है, हमारी सीट को, हमारी गद्दी को कभी भी हमसे छीना जा सकता है अगर हम कुछ गड़बड़ करेंगे।
तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके संतुलन बनाए रखने के लिए, तुर्कों पर संतुलन बनाए रखने के लिए इन्होंने गैर तुर्कों की भर्ती करना स्टार्ट किया। रजिया सुल्ताना ने क्या किया? गैर तुर्कों की भर्ती स्टार्ट की। रजिया ने गैर तुर्कों की भर्ती स्टार्ट की शासन प्रशासन में। तो रजिया ने जो गैर तुर्कों की भर्ती करी, तो गैर तुर्कों की भर्ती में इन्होंने देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैर तुर्क की इन्होंने भर्ती कर दी। उससे जो है हमारा अमीर वर्ग और भड़क उठा, गैर तुर्कों की भर्ती कर दी। ठीक, क्या नाम था उसका? एक हबसी की ये भर्ती कर देती हैं। हबसी का मतलब एक अफ्रीकी व्यक्ति की भर्ती कर देती हैं, जो कहाँ का था? अबिसिनियाई देश। जियोग्राफी आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा अबिसिनियाई देश का जो था, अबिसिनियाई देश का एक हबसी था। अबिसिनियाई देश का एक हबसी था, अफ्रीकी था, उसकी इन्होंने शासन प्रशासन में भर्ती कर दी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था मलिक याकूत। अब ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, देखिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मलिक याकूत। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। मलिक याकूत ये एक हबसी था, अफ्रीकी था, और इसकी भर्ती इन्होंने करी। किस पद पर करी? तो एक पद था, पद का नाम था अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर। अब ये पद कौन सा है? तो ये पद था अश्वशाला का जो प्रधान होता था, जो अश्वशाला का प्रधान होता था, मुखिया होता था, उसको ये पद दिया जाता था, अमीर ए आखुर। अश्वशाला का प्रधान। खुर किसके होते हैं? घोड़े के खुर होते हैं ना, तो वहीं से आप कनेक्ट कर लीजिए, अमीर ए आखुर। तो अश्वशाला का प्रधान बना दिया मलिक याकूत को, जो कि तुर्क नहीं था, गैर तुर्की था, एक हबसी था। तो इससे जो है तुर्क लोग और भड़क उठे कि हम में क्या योग्यता नहीं थी, या फिर हमारे पूर्वज या हम क्या बेवकूफ़ हैं जो दिल्ली सल्तनत के लिए राजनीति मेहनत कर रहे हैं, उसके साम्राज्य विस्तार के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप हम ही में से किसी एक को पद ना देकर आप हमारा ही विरोध स्टार्ट कर दी और गैर तुर्कों की भर्ती स्टार्ट कर दी आपने। तो उसी भर्ती में मलिक याकूत की भर्ती कर देती हैं। तो इससे अमीर वर्ग और भड़क उठता है। इसका पूरा नाम अगर कभी कभी आ गया पेपर में, तो इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मलिक याकूत है। वैसे आपको मलिक याकूत ही हर जगह लिखा मिलेगा, लेकिन परेशान नहीं होना अगर कहीं पर इख्तियारुद्दीन मलिक याकूत लिखा मिल जाएगा। लेकिन ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि रजिया सुल्ताना ने किस हबसी की, किस अफ्रीकी की या किस गैर तुर्की की अमीर आखुर पद पर भर्ती करी थी? मलिक याकूत की। अश्वशाला का प्रधान या अमीर आखुर पद का प्रधान किसको बनाया गया था? मलिक याकूत को। ठीक है, तो अब देखिए रजिया कितना विरोध चालू हुआ, चारों तरफ से इसका विरोध। अमीर वर्ग भी नाराज, प्रांतीय सरदार भी नाराज, उलेमा वर्ग भी नाराज। ठीक है, चारों तरफ इसका विरोध चालू। केवल दिल्ली की जनता और दिल्ली की सेना इनके साथ खड़ी थी, बाकी चारों तरफ इनका विरोध स्टार्ट होता है। तो जब विरोध होता है तो इनके खिलाफ विद्रोह होने लगते हैं, और विद्रोह जब धीरे धीरे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि रजिया के शासनकाल के दौरान प्रथम विद्रोह किसने किया था? रजिया के शासनकाल के दौरान प्रथम विद्रोह किसने किया था, ये क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, मैं बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। तो प्रथम विद्रोह रजिया के शासन के दौरान किसने किया था? उसका नाम है निजाम उल मुल्क जुनैदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बिल्कुल रट लीजिए पीसीएस वाले। पहले भी क्वेश्चन बना हुआ है और आगे भी क्वेश्चन बनेगा। प्रथम विद्रोह रजिया के समय किसने किया था? उस व्यक्ति का नाम डायरेक्टली याद कर लीजिए, आएगा ही आएगा। निजाम उल मुल्क जुनैदी। तो क्वेश्चन आएगा
रजिया सुल्ताना के शासन के दौरान उसके विरोध में जो विद्रोह चालू हुए थे, स्टार्ट हुए थे विद्रोह, उसमें से प्रथम विद्रोह किसने किया था? निजाम उल मुल्क जुनैदी। और ये था कौन? ये जब इल्तुतमिश इनके पिता जिंदा थे तो इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान ये उनका वजीर था। अब देखिए किस कदर रजिया का विरोध चालू होना स्टार्ट हुआ कि इल्तुतमिश के वजीर ने ही रजिया का विरोध किया सबसे पहली बार। इस तरीके से रजिया इस्लामी परंपराओं के विरुद्ध आकर खड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल शासन प्रशासन को, सत्ता को बिल्कुल केंद्रित करने का प्रयास कर लेती हैं कि इस तरीके से लोग इनसे नाराज हो जाते हैं कि जो इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान उनका वजीर था उसने ही सर्वप्रथम रजिया का प्रथम विद्रोह किया था रजिया के खिलाफ। तो उस व्यक्ति का नाम आएगा, इसको डायरेक्टली याद कर लीजिएगा कि प्रथम विद्रोह रजिया के शासनकाल के दौरान किसने किया था? तो निजाम उल मुल्क जुनैदी ने। इसके बाद इसी तरह विद्रोह की श्रृंखला में प्रथम विद्रोह के बाद कई जगह पर विद्रोह होना स्टार्ट हुए, कई जगह पर विद्रोह होना रजिया के खिलाफ स्टार्ट हुए। तो इसी विद्रोह की कड़ी में एक विद्रोह होता है भटिंडा में, भटिंडा जिसको तबर हिंद के नाम से भी जाना जाता था। पहले भी ये बताया हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भटिंडा को पहले तबर हिंद के नाम से भी जाना जाता था, पंजाब का एरिया। फिर से बता रहा हूँ, बिल्कुल याद कर लीजिए, तबर हिंद, ठीक है। भटिंडा को भटिंडा में इसके बाद विद्रोह स्टार्ट हुआ तबर हिंद के नाम पे, जहाँ का सूबेदार या इख्तेदार कौन था? उसका नाम था अल्तूनिया, जो विद्रोह करता है रजिया के खिलाफ। अल्तूनिया, ठीक, जो वहाँ का क्या होता है? इख्तादार होता है भटिंडा का। ये विद्रोह करता है रजिया के खिलाफ। जब भटिंडा में रजिया का विद्रोह होता है तो रजिया जो है दिल्ली से भटिंडा की ओर प्रस्थान करती हैं, दिल्ली से भटिंडा की ओर प्रस्थान करती हैं। जब भटिंडा पहुंचती हैं, जैसे ही दिल्ली से रजिया निकली भटिंडा के लिए, भटिंडा के विद्रोह को दबाने के लिए, तो वैसे ही तुर्कों ने क्या किया, उसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए तुर्कों ने तुरंत मलिक याकूत की हत्या कर दी। क्योंकि वो तो बिल्कुल घात लगाए बैठे हुए थे कि गैर तुर्की भैया आ गया है, अब हमारी गद्दी को खतरा है, सीधी सी बात, तो इसकी हत्या कर दो। लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही दिल्ली से रजिया निकलती हैं भटिंडा में विद्रोह को दबाने के लिए, वैसे ही अमीर वर्ग जो है, तुर्की वर्ग जो है, प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हुए थे दिल्ली सल्तनत गद्दी में, वो मलिक याकूत की हत्या कर देते हैं तुरंत, ठीक है। तो मलिक याकूत का काम हो जाता है ख़त्म। और जब ये भटिंडा पहुंचती हैं रजिया, तो यहाँ पर भी अल्तूनिया इनके लिए पूरी तरह से षड्यंत्र बिछाकर बैठा हुआ था, ठीक है। यही षड्यंत्र में रजिया इनके फंस जाती हैं और अल्तूनिया जो है रजिया को गिरफ्तार करवा लेता है। अल्तूनिया जो है रजिया को गिरफ्तार करवा लेता है, रजिया को गिरफ्तार। अब देखिए रजिया के खिलाफ पूरा गेम पलट गया, रजिया के खिलाफ देखिए एक षड्यंत्र के तहत पूरा गेम पलट गया। तो अमीरों ने क्या किया, दिल्ली में मलिक याकूत की हत्या की, और इसके बाद रजिया के ही भाई बहराम शाह को गद्दी पर दिल्ली के बैठाल दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रजिया को अल्तूनिया ने ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया था, कैद में ऑलरेडी कैद करके कैद खाने में डाल दिया। तो रजिया तो यहाँ पर कैद हो गई भटिंडा में, और वहाँ पर अमीरों ने क्या किया, उसकी मलिक याकूत की हत्या करके रजिया के भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाल दिया। अब रजिया कैद में बैठी हुई हैं। अब उनका दिमाग अभी तक नहीं चल रहा था, अभी तक वो सत्ता के पावर में खोई हुई थी, अपनी मनमानी कर रही थी। लेकिन जैसे ही कैद में गई तब उनका दिमाग चलना स्टार्ट हुआ। तब जब खाली दिमाग होता है ना इंसान का, तब चलना स्टार्ट होता है। तो रजिया का दिमाग कैद में चलना स्टार्ट हुआ। तो रजिया ने सोचा कि मेरा अभी विवाह तो हुआ नहीं है, मैं भी कुंवारी हूँ, तो अल्तूनिया से क्यों ना मैं विवाह कर लूँ। जब अल्तूनिया से विवाह कर लूँगी तो इससे दो काम होंगे। रजिया ने षड्यंत्र के तहत ये चीज़ सोची। क्या दो काम होंगे? जब मैं अल्तूनिया से विवाह करूँगी तो अल्तूनिया हमारे फेवर में आ जाएगा। जब अल्तूनिया हमारे फेवर में आ जाएगा तो जो अमीरों के बीच में एक पहली बात तो फूट पड़ जाएगी एक, ठीक है। और दूसरी बात, जब इससे विवाह कर लूँगी तो दिल्ली की गद्दी को हासिल करने में फिर अल्तूनिया हमारी दोबारा से मदद करेगा। भाई कैद से भी मुक्त हो जाऊंगी और इसके बाद दिल्ली वापस अल्तूनिया के साथ प्रस्थान करूंगी, और जो बहराम शाह को अमीरों ने वहां पर दिल्ली का शासक सुल्तान घोषित कर दिया है तो वापस अपनी गद्दी पालूंगी। इस षड्यंत्र के तहत रजिया क्या करती हैं, अल्तूनिया से विवाह कर लेती हैं। अब अल्तूनिया भी मन में बहुत खुश
कि भैया सासिका से मेरा विवाह हो रहा है। तो ये भी सपने देखने लगे कि अब सासिका मेरे से विवाह कर लेगी तो सासिका मैं राजा बन जाऊंगा, सुल्तान बन जाऊंगा, सासिका मेरे कंट्रोल में रहेगी। अब दोनों तरफ देखिए षड्यंत्र का पूरी तरीके से माहौल। रजिया के दिमाग में कुछ और चल रहा है, अल्तुनिया के दिमाग में कुछ और चल रहा है, और दोनों आपस में विवाह कर लेते हैं। ठीक, जब दोनों का विवाह हो जाता है तो रजिया जो है भटिंडा से दिल्ली की ओर निकलती हैं। रजिया जो है भटिंडा से दिल्ली की ओर निकलती हैं अल्तुनिया के साथ। अब रास्ते में दोनों लोग बैठे बैठे षड्यंत्र बना रहे हैं कि मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो मैं शासक बन जाऊंगा। रजिया अपने दिमाग में सोच रही लगातार कि मैं शासका दोबारा से बन जाऊंगी अल्तुनिया की मदद से। तो दोनों के मन में षड्यंत्र का माहौल चल रहा है। लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले एक जगह पड़ती है कैथल। कैथल कहाँ पर पड़ती है? हरियाणा में। हरियाणा में एक जगह है कैथल। ये यहाँ पर रात में रुकती हैं रजिया और अल्तुनिया। तो कुछ छोटी किताबों में लिखा है कि ये रजिया और अल्तुनिया जो है कैथल जगह पर रुकती है तो कुछ डाकुओं का हमला होता है और अल्तुनिया और रजिया की हत्या कर दी जाती है। और कुछ अदर इतिहासकार बताते हैं कि बहराम शाह को जब ये पता चलता है कि रजिया और अल्तुनिया साथ में आ रहे हैं दिल्ली की तरफ हमसे आक्रमण करने के लिए, गद्दी छीनने के लिए, तो बहराम शाह डाकुओं को भेज के इनकी हत्या करा देता है। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह की बातें लिखी हैं, लेकिन आपको कथा कहानियों से मतलब नहीं होना चाहिए, उनसे पेपर में क्वेश्चन नहीं आता। पेपर में क्वेश्चन यही बनता है कि प्रथम विद्रोह रजिया के समय किसने किया था? निजाम उल मुल्क जुनैदी ने। किसको? हफ्सी अफ्रीकी कौन था जिसको अमीर याकुर का पद दिया गया था रजिया के शासनकाल के दौरान? तो मलिक याकूत उसका आंसर होगा। और भटिंडा में जब विद्रोह करती तो भटिंडा का पहले नाम क्या था? तबर हिंद। कौन भटिंडा का सूबेदार इख्तियार था? अल्तुनिया। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो रजिया का देखिए यहाँ से काम खत्म रजिया का। और ये सब बातें जो भटिंडा की हो रही हैं, भटिंडा में तबर हिंद में अल्तुनिया का जो विवाह होता है रजिया के साथ में, ये 1240 की घटना है। तो रजिया देखिए 1236 में शासका बनती हैं और 1240 में इनकी हत्या हो जाती है। तो इनका समय जाता है 1236 से 1240 ईस्वी तक। तो रजिया का यहाँ से देखिए काम खत्म। तो रजिया के बाद जो है बहराम शाह दिल्ली गद्दी पर सिक्योर होकर पूरी तरह से बैठ जाता है। तो अब अगला शासक बहराम शाह के बारे में देख लेते हैं कि बहराम शाह के समय क्या क्या कार्य हुए। इसके बाद रजिया का भाई बहराम शाह शासक बनता है, सुल्तान बनता है, बहराम शाह। ठीक, इसका समय कब से कब तक जाता है? तो ये 1240 में शासक बनता है और 2 वर्ष के लिए शासक रहता है 1242 तक। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके समय केवल 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 2 बातें होती हैं इसके शासनकाल के दौरान, वो आपको समझनी है। ठीक, अब 2 बातें क्या होती हैं? तो इसके शासनकाल के दौरान एक नया पद सृजित किया जाता है। एक नया पद सृजित किया जाता है। कौन सा? उस पद का क्या नाम होता है? तो नायब ए मुमलिकात। नायब ए मुमलिकात। नायब ए मुमलिकात। अब ये पद क्यों लाया गया वो बताता हूँ भी। नायब ए मुमलिकात या फिर इसी को नायब भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय नायब ए मुमलिकात या नायब का नया पद सृजित किया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली बहराम शाह। बहराम शाह के समय नायब ए मुमलिकात और नायब का पद सृजित किया गया था। ठीक, अब ये पद क्यों लाया गया था? इसके पीछे रीजन क्या था? तो ये पद अमीरों ने लाया, जो तुर्क अमीर थे उन्होंने लाया। क्यों लाया? क्योंकि तुर्क अमीरों को ये अच्छे से समझ में आ गया था रजिया के शासनकाल के दौरान कि देखिए अभी तो ये रजिया ने किया है ऐसी घटना। क्या किया रजिया ने? अपनी मनमानी आके पूरी तरह से स्टार्ट कर दी। शासका जब रजिया बनी तो उन्होंने पूरी शक्ति सत्ता की अपने हाथों में केंद्रित करने की कोशिश करी। जो तुम्हारे तुर्क लोग थे इनको बिल्कुल भाव ही नहीं दिया, इनकी बिल्कुल पूंछ ही नहीं रखी शासन प्रशासन में। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं रखी। तो तुर्क अमीरों के समझ में आ गया कि अगर इसी तरीके से चलने लगा तो आज तो रजिया ने हमको शासन प्रशासन से बेदखल किया, हमको भाव नहीं दिया, गैर तुर्कों की भर्ती, आगे चल के जो और भी सुल्तान बनेंगे वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो हम वो सोचते हैं, तुर्क अमीर सोचते हैं कि हम लोग या फिर हमारे पूर्वज क्या बेवकूफ़ थे कि जो आपकी मोहम्मद गोरी साहब की
ऐबक साहब की, इल्तुतमिश साहब की लगातार दिल्ली के साम्राज्य को बनाने के लिए, दिल्ली सल्तनत को विस्तार करने के लिए लगातार उनके साथ मेहनत कर रहे थे। लगातार शासन प्रशासन में उनकी सत्ता को संभालने के लिए, सत्ता को बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करते चले आ रहे थे। लेकिन हमको शासन प्रशासन से इस तरीके से अगर बेदखल किया जाएगा, हमको भाव नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी, तो हमारी वैल्यू क्या रह जाएगी। तो उसी को ध्यान में रखकर अमीर वर्ग, जो अमीर तुर्क लोग थे, वो एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद निर्णय निकलता है कि एक नया पद लाया जाए, नायब ए मुमलिकात का। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात है, ये नया पद जो है ये तुर्क अमीरों को रिप्रेजेंट करता था कि उन्हीं तुर्क अमीरों में से एक नायब ए मुमलिकात, यानी एक नायब बनाया जाएगा उन्हीं तुर्क अमीरों में से, और जो तुर्क अमीरों का प्रतिनिधित्व करेगा और जो सुल्तान होगा दिल्ली सल्तनत, उस पर अपना कंट्रोल बना के रखेगा। कंट्रोल मतलब कि जो सुल्तान होगा, जो भी, जैसे अभी तो बहराम शाह हैं, या फिर आगे आने वाले समय में जो भी सुल्तान होगा, कोई भी शासन प्रशासन से संबंधित अगर निर्णय लेता है तो निर्णय जो है इस नायब ए मुमलिकात या नायब के बिना सजेशन से, बिना सहमति के वो निर्णय पास नहीं करेगा। मतलब उस निर्णय को पास करने के लिए, उस निर्णय को प्रस्तावित करने के लिए जो शासक है उसको पहले नायब ए मुमलिकात से सलाह लेनी पड़ेगी। नायब ए मुमलिकात जो है अमीरों से सलाह लेगा, तब वो उस निर्णय पर, किसी भी निर्णय पर हस्ताक्षर होगा और वो निर्णय पास होगा। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली तुर्क अमीरों ने शासक पर अपना कंट्रोल स्थापित किया नायब ए मुमलिकात पद के आधार पर। ठीक, तो अब इसके पीछे कहानी हो गई कि ये नायब ए मुमलिकात, नायब का पद क्यों लाया गया। अब इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि प्रथम नायब कौन बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है, ये भी। तो प्रथम नायब का नाम है एतगीन, ये याद कर लीजिए, प्रथम नायब का नाम है एतगीन। तो बहराम शाह के समय जो नायब मुमलिकात का नया पद लाया गया था, उसमें प्रथम नायब कौन बनाया गया था, उस व्यक्ति का नाम है एतगीन। प्रथम नायब एतगीन था। उस पद का क्या नाम था, कौन सा पद, नया पद लाया गया था बहराम शाह के समय, नायब मुमलिकात या नायब। और क्या एक दूसरी घटना हुई इस बहराम शाह के समय, तो बहराम शाह के समय 1241 में प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में मंगोल आक्रमण होता है। अब देखिएगा, इल्तुतमिश के समय 1221 में जो चंगेज खां आता है, लेकिन वो सिंधु नदी के उस पार ही रह जाता है। जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए आता है, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत पर नहीं आता है, सिंधु नदी के उस पार ही उसका वेट करता रहता है। जलालुद्दीन मंगबरनी भारत आ जाता है, लेकिन उस समय चंगेज खां भारत पर या फिर दिल्ली सल्तनत पर अटैक नहीं करता है। तो उस समय देखिए, हमने बताया था मंगोलों का आक्रमण नहीं हुआ था, तो उस समय दिल्ली मंगोलों की सीमा सिंधु नदी तक ही थी। लेकिन इसके शासनकाल के दौरान प्रथम बार 1241 में प्रथम मंगोल आक्रमण होता है, प्रथम मंगोल आक्रमण। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, प्रथम मंगोल आक्रमण। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक के दौरान प्रथम मंगोल आक्रमण होता है, बहराम शाह। किसके नेतृत्व में, वो कौन सा मंगोल होता है जिसके नेतृत्व में मंगोल आक्रमण होता है, तो उसका नाम होता है तायर। टायर नहीं है, तायर है, तायर। या फिर कहीं कहीं पे किताबों में तैर बहादुर भी लिखा मिल जाएगा आपको, तैर बहादुर। ठीक, तैर बहादुर, ठीक है। तो देखिए, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहराम शाह में, यही दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रथम मंगोल आक्रमण किस दिल्ली सल्तनत के किस शासन के दौरान होता है, किस शासक के दौरान होता है, बहराम शाह के दौरान। बहराम शाह जब शासक होता है उसके दौरान जो है दिल्ली सल्तनत में मंगोल आक्रमण होता है। किसके नेतृत्व में मंगोल आक्रमण होता है, तायर या तैर बहादुर के। कब होता है, 1241 में होता है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन, नायब मुमलिकात का पद किस दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय लाया गया था, किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान लाया गया था, बहराम शाह के शासनकाल के दौरान। प्रथम नायब कौन था, एतगीन प्रथम नायब था। अब इसके बाद जो क्या होता है, बहराम शाह जो है जब शासक बनते हैं तो 1242 में इनका दिमाग ठनकता है। भाई सत्ता इनके हाथों में भी आ गई, तो कितने दिन कंट्रोल में रहेंगे अमीरों के। अब दिमाग तो इनका भी ठनकेगा ना कि हम अमीरों के ही कंट्रोल में बने रहेंगे, हम राजा हैं तो राजा बनने का फिर फ़ायदा क्या। तो इनके मन में भी
अपना पावर दिखाने का मन करता है, इनको भी, बैराम शाह को भी पावर दिखाने का मन करता है। तो ये अभी अपनी मनमानी स्टार्ट कर देते हैं मनमानी, ये भी बैराम शाह। जैसे ही इस बात की भनक अमीरों को लगती है, तुर्क अमीरों को, कि इनका भी दिमाग खिसक गया, इनका भी दिमाग जो है अब रजिया के तरीके आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, ये भी शासन प्रशासन में मनमानी जैसे ही स्टार्ट किया, तो तुर्क अमीरों ने क्या किया, इनकी तुरंत हत्या करवा दी। 1242 में बैराम शाह की हत्या करा दी। उस समय एक वजीर था, उसका नाम था मुहाजबुद्दीन, नाम लिख देता हूं यहां पर, मुहाजबुद्दीन। बैराम शाह के समय ये वजीर था। तो इस वजीर के द्वारा अमीरों ने बैराम शाह की हत्या करा दी और बैराम शाह का भी काम ख़त्म। ठीक, और बैराम शाह की हत्या कराने के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को नया शासक, नया सुल्तान दिल्ली सल्तनत का घोषित कर देते हैं। अब अलाउद्दीन मसूद शाह कौन है, तो देखिए गड़े मुर्दे निकाल के लाए हैं अमीर, कहाँ से, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, मैंने बताया था ना, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र होता है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो उसको ये लोग सहमति से शासक बना देते हैं अमीर लोग। तो आप देखेंगे बैराम शाह के बाद अमीर लोग जो है इनकी हत्या कराने के बाद, यहाँ पर जब इनकी हत्या हो जाती है, मुहाजबुद्दीन वजीर जो इनकी हत्या कर देता है अमीरों के कहने पर, तो अगला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का बना दिया जाता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, ये किसका पुत्र होता है, अलाउद्दीन मसूद शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र होता है अलाउद्दीन मसूद शाह। इसका समय जो जाता है 1242 से लेके 1246, 4 वर्ष का समय जाता है अलाउद्दीन मसूद शाह का। ठीक, तो अलाउद्दीन मसूद शाह हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद हमारा नासिरुद्दीन महमूद आएगा, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा बलवन जो वगैरह वगैरह अन्य सुल्तान आएंगे, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी केवल मैंने इसलिए अलाउद्दीन मसूद शाह को यहाँ पर लिखा, आपको बताया, क्योंकि देखिए छोटी परीक्षाओं में एक बीच में इसके यहाँ पर एक घटना बीच में होती है। अब छोटी परीक्षाओं में देखिए क्वेश्चन यहाँ बीच वाली घटना से नहीं आएगा, लेकिन आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको हिडन क्वेश्चन जो बीच में आता है, अब क्वेश्चन यहीं से आएगा। देखिए जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, जब बैराम शाह की हत्या की जाती है तो एक अमीर तुर्क होता है, उसका नाम होता है किसलू खां। किसलू खां एक अमीर तुर्क होता है, उसकी एक उपाधि होती है बलबने बुजुर्ग। बलबने बुजुर्ग किसकी उपाधि होती है, किसलू खां की। जो आगे बलबन आएगा वो दूसरा है, कंफ्यूज मत होइएगा, जो बलबन आएगा आगे शासक वो दूसरा है। बलबने बुजुर्ग की उपाधि किसकी होती है, किसलू खां की। तो किसलू खां क्या करते हैं, जैसे इनकी हत्या करवाई जाती है तो किसलू खां अपने को सुल्तान घोषित कर देते हैं। भाई अमीर वो होते हैं, अमीर वर्ग, वो भी अमीर वर्ग में से ही निकला हुआ एक व्यक्ति होता है किसलू खां, तो वो अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। लेकिन ये बात अमीरों को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि हमारे बीच से ही निकला कोई व्यक्ति और हम ही पर आगे चल के शासन करेगा, तो ये बात अमीरों को पसंद नहीं आती। तो अमीर लोग क्या करते हैं, किसलू खां को शासन सत्ता से हटाते हैं और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर दिल्ली की बैठाल देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं यही आपसे बताना चाह रहा था, ये जो किसलू खां जो अमीर तुर्क होता है, ये अपने आप को बैराम शाह के बाद शासक घोषित कर देता है। तो इसकी उपाधि क्या होती है, बलबने बुजुर्ग। बलबने बुजुर्ग की इसको उपाधि हासिल थी, बलबने बुजुर्ग। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बलबने बुजुर्ग किसकी उपाधि थी, किसलू खां की। अब ये पीसीएस जैसी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ सकता है, आ क्या सकता है, आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आयोग पूछेगा कि बैराम शाह के बाद किस अमीर तुर्क ने फ़ायदा उठाकर अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया था दिल्ली सल्तनत का, तो किसलू खां ने। तो बीच की कड़ी है ये, बैराम शाह अलाउद्दीन मसूद शाह के बीच की कड़ी है। ये किताबों में आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ये हिडन फैक्ट है। लेकिन अब आपको एक एक क्वेश्चन के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए,
कि आप जो है कट ऑफ से 10-15 नंबर ऊपर ही रहेंगे। इस तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे, एक एक क्वेश्चन को मैं सारा जो हिडन है, वो जो लोग आमतौर पर छोड़ देते हैं या लोग समझ नहीं पाते हैं, वो आपको मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताता चल रहा हूँ। तो किसलू खां जो आएगा यहाँ पर व्यक्ति, उसकी उपाधि होती है बलबने बुजुर्ग की। तो इसको अमीर लोग जब ये घोषित कर देते हैं, अमीर ये अपने आप को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर देता है, तो अमीर लोगों को ये बात पसंद नहीं आती है और इसको ये राजगद्दी से हटाते हैं विरोध करके, और अलाउद्दीन मसूद शाह को अगला शासक घोषित कर देते हैं। अब अलाउद्दीन मसूद शाह, इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद वगैरह वगैरह जो अन्य सुल्तान आएंगे, उसको हम लोग अब आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पर रोकेंगे। बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि इस जो वीडियोस मैं दे रहा हूँ, उन वीडियोस को लगातार देखते रहिए। आपकी तैयारी एक बहुत ही अच्छे लेवल की हो जाएगी। और एक बार बस आपको देखिए जीएस में मेहनत करनी केवल हमारे साथ 3 से 4 महीने, फिर जीएस के लिए हमेशा की टेंशन खत्म होगी। चाहे जिस तरीके से क्वेश्चन आए, घुमा के आए, डायरेक्ट आए, फैक्चुअल आए, आप हर तरीके का क्वेश्चन कर लोगे। और देखिए मैं आपको सिस्टम से पूरे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैंने एक भी टॉपिक मध्यकालीन भारत में नहीं छोड़ा है, सारा टॉपिक सिस्टम से। बस पढ़ाने का यही तरीका कि आपको पहले हमने उस टॉपिक को नोट्स के माध्यम से पढ़ाया, क्विजेस के माध्यम से पढ़ाया, अब वीडियोस के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो वीडियोस के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए। और आप लोगों से चलते चलते बस इतना जरूर कहूँगा कि देखिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए वीडियो में, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको समझ में आ रहा है तो भी प्रतिक्रिया दें कि हाँ सर हमको अच्छा समझ में आ रहा है। और अगर कोई टॉपिक में दिक्कत है या फिर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो उसको भी ज़रूर बताएं हमको। तो प्रतिक्रिया देने से हमको भी पता चलता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों से भी हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, कि हम आप लोगों के लिए फिर और मेहनत करने का मन करता है कि बस आपका सिलेक्शन किसी तरह करवा दें। ठीक है, तो प्रतिक्रिया जरूर दें। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिल्ली सल्तनत की आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।